नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव अंशराज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व पर, जिसमें हमने लेक्चर 4.3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे लेक्चर 4.4 के बारे में। दोस्तों, आज का लेक्चर हमारा जिस टॉपिक से स्टार्ट होने वाला है उसका नाम है बायो-सेवर्ट का नियम। देखिए, यहाँ मैंने स्टार बनाया हुआ है क्योंकि ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपसे पूछा भी जाता है क्वेश्चन पे। ठीक, और इससे एक फॉर्मूला निकल के आएगा। वो फॉर्मूला क्या होगा, उस फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन हाँ उस फॉर्मूले पे बेस्ड आगे के डेरिवेशन होंगे, और वो डेरिवेशंस जो इस फॉर्मूले पे इस यहाँ से जो निकल के आएगा बायो-सेवर्ट के नियम पे बेस्ड होंगे जो डेरिवेशंस, वो डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है। तो अगर बायो-सेवर्ट का लॉ नहीं समझ में आएगा ठीक से तो आगे के डेरिवेशंस में बेहद प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, इसको बोल देता हूँ मैं फिगर 1। चलिए भाई, तो देखिए ये एक तार है। ठीक है, ये कोई एक तार का टुकड़ा है, इसको मैंने नाम दे दिया तार खंड है, चालक खंड है, इसको एक नाम दे दिया है CD। ठीक है, अब देखिए इस चालक तार में क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ये देखिए ये धारा की दिशा है। धारा जो है वो C वाले सिरे से प्रवेश कर रही है और D वाले सिरे से पास आउट होगी, फाइनल बाहर निकलेगी, इमर्ज होगी। ठीक है, ओके, तो सिरे C से वो प्रवेश कर रही है और D सिरे से वो बाहर निकल रही है। इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अब हमने क्या किया है, इस चालक तार का जो एक चालक तार खंड है, इसकी हमने DL लंबाई ले ली है। ठीक है, ये कोई एक छोटा सा चालक खंड की लंबाई है DL लंबाई का एक चालक खंड हमने ले लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस चालक खंड के कारण देखिए दोस्तों यहाँ पे तार CD में धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और आप जरा याद करिए, जब मैंने ये चैप्टर शुरू किया था तो लेक्चर 4.2 में मैंने आपको बताया था कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव नाम की कोई चीज होती है। ठीक है, और इस प्रभाव की खोज किसने की थी, इस प्रभाव की खोज की थी HC ओस्टेड ने। पूरा नाम था हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड। ठीक है, खैर, तो ओस्टेड साहब ने क्या बताया था कि जब भी किसी तार में या किसी भी चालक पदार्थ में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक पदार्थ के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बस उन्होंने इतना बताया था। ठीक है, उस चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा ये उन्होंने नहीं बताया था। तो क्या करेंगे, अब बायो-सेवर्ट ने उन्हीं के काम को आगे बढ़ाया। बायो-सेवर्ट ने ये देखा कि ओस्टेड ने ये बताया था कि भाई किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, लेकिन उसका मान कितना होगा ये कोई नहीं बता पाया। ठीक है, तो ये बताएंगे कौन, ये बताएंगे बायो-सेवर्ट। ठीक है, बायो और सेवर्ट नाम के दोस्तों दो साइंटिस्ट थे। ठीक है दोस्तों, दो साइंटिस्ट थे बायो और सेवर्ट नाम के। इन दोनों ने मिलके ये काम किया और ये नियम को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं इन्होंने जो नियम दिया है ये दोस्तों 4 पॉइंट पे बेस्ड है। ठीक है, पहला पॉइंट तो दोस्तों ये है कि किसी भी चालक तार के कारण किसी बाह्य बिंदु, यहां मैंने देखिए बाह्य बिंदु ले रखा है P। ठीक है, तो किसी चालक तार के कारण किसी बाह्य बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि चालक तार में जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित होगी उतना ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे उत्पन्न होगा। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। आइए बात करते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट की। ठीक है, दूसरे पॉइंट में बोलते हैं कि किसी भी चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो क्या होता है, वो चालक खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि D भी अनुक्रमानुपाती किसके, DL के। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो पर्पस है वो केवल इतना है कि यहाँ पे हम लोग कैलकुलस के माध्यम से हम लोग अप्रोच करेंगे और पूरा डेरिवेशन फाइंड आउट करेंगे। तो कैलकुलस में जो हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि हम लोग किसी छोटी सी क्वांटिटी के कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे, फिर संपूर्ण चालक खंड के लिए काम करना है तो उसी को इंटीग्रेट कर देंगे। बस हमारी पॉलिसी यही होती है। ठीक है, कैलकुलस में हम लोग यही पॉलिसी यूज करते हैं कि किसी छोटी चीज के लिए कैलकुलेशन करते हैं, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, हमें टोटल वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, यहां भी वही होने वाला है। इसलिए मैंने पूरे तार को नहीं ले लिया है दोस्तों। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिया है, एक छोटा सा पार्ट लिया है। इस छोटे से पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, चालक खंड। यही हमारा लंबाई अवयव यानी लेंथ एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है DL है वो क्या है, DL है वो लेंथ एलिमेंट है। ठीक है, ओके, चलिए तो
किसी चालक तार के कारण किसी y बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है वो चालक खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, थर्ड पॉइंट में क्या बोला जाएगा, थर्ड पॉइंट में बोलते हैं कि किसी भी चालक तार के कारण किसी y बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो लंबाई अवयव, इसको लंबाई अवयव बोलते हैं, लंबाई अवयव तथा लंबाई अवयव को बिंदु से मिलाने वाली रेखा के मध्य बनने वाले कोण थीटा के ज्या यानी कि साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि डीबी अनुक्रमानुपाती किसके हो जाएगा दोस्तों, साइन थीटा के। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे अपने चौथे पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट क्या कहता है कि किसी चालक तार के कारण किसी y बिंदु पर उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान बिंदु को धारा अवयव से मिलाने वाली रेखा की लंबाई यानी कि धारा अवयव और बिंदु के बीच की जो दूरी होती है r, इसके अनुक्रमानुपाती होता है, dB के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, एक बार समझेंगे इसको फिर से कि चौथा पॉइंट कहता है किसी चालक तार के कारण किसी y बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का लंबाई अवयव को बिंदु से मिलाने वाली रेखा तथा लंबाई अवयव, देखिए लंबाई अवयव को बिंदु से मिलाने वाली रेखा है ये और लंबाई अवयव है ये, इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है थीटा, इसके ज्या यानी कि साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया थर्ड पॉइंट। अब चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट कह रहा है कि किसी भी चालक तार के कारण किसी y बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है वो चालक तार में जो चालक खंड लिया था हमने, जो लंबाई अवयव लिया था, उस लंबाई अवयव को बिंदु से मिलाने वाली रेखा की लंबाई, ये लंबाई है ना रेखा की लंबाई, रेखा की लंबाई r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए ये हो गया चौथा। ठीक, अब देखिए चारों नियमों को मिला दीजिए। ठीक है, उपरोक्त चारों नियमों को मिलाने पर, मिलाइए जरा चारों नियमों को, कितना हो जाएगा, dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I dl थीटा अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अभी क्या करेंगे, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे और क्या करेंगे, एक बराबर का चिन्ह लगाएंगे और एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया dB इज इक्वल टू, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये बात हो गई, dB का मान निकल आया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे dB क्या है, d मतलब d जो बता रहा है, आगे d लिखा है, वो ये चीज बता रहा है कि उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान काफी छोटा होगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में हम लोग यही करते हैं, किसी छोटी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना होता है तो dB से जैसे यहाँ रिप्रेजेंट किया जा रहा है, dB का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होने वाला है उसका मान बहुत ही थोड़ा होगा। बिल्कुल, क्योंकि मैंने देखिए यहाँ पे पूरे चालक तार के कारण तो चुंबकीय क्षेत्र निकाला नहीं है, केवल एक छोटे से लंबाई अवयव dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला है। ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा। ठीक है, लंबाई अवयव मतलब कि लेंथ एलिमेंट। ठीक, तो जब छोटे से तार के टुकड़े के कारण क्षेत्र निकालना है तो वो भी तो थोड़ा ही होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे dB लिखा है। खैर जो भी हो, dB हो चाहे B हो। ठीक है, यहाँ जो फॉर्मूला आ रहा है इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब देखिए ये फॉर्मूला चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र तो एक सदिश राशि होती है ना, यहाँ पे वेक्टर तो दिख नहीं रहा है, इसका मतलब वेक्टर फॉर्म में ये नहीं लिखा है। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको इसके जस्ट अगला टॉपिक जो हम शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी चालक तार के कारण, किसी भी धारावाही चालक तार के कारण जो सराउंडिंग में चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालेंगे। दिशा निकालने के लिए भी फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, कौन सा, हमारे एक तो होता है हमारा दाएं हाथ की हथेली का नियम संख्या 1 और दूसरा होता है मैक्सवेल का पेच संबंधी नियम। ये दोनों ही, इन दोनों का यूज करके ही हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी धारावाही चालक तार के कारण किसी y बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो एक बात जान लीजिए कि जैसे ये तार है, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने फिगर में दिखाया हुआ है ये जो तार है, इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है, डायरेक्शन क्या है, नीचे से ऊपर की ओर। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। अब बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो धारा की दिशा, या फिर यूं कह लीजिए कि ये जो लंबाई अवयव है dl, इसकी दिशा और r के दोनों के लंबवत होगा। तो दोस्तों I और r के दोनों के लंबवत, r की डायरेक्शन ये है, r की डायरेक्शन ये आउटवर्ड है, ठीक है, बाहर की ओर है, ऐसे बाहर की ओर है।
आर की डायरेक्शन ये है, आई की डायरेक्शन ये है, तो इन दोनों के लंबवत होगा। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र या तो ब्लैक बोर्ड के अंदर होगा, आउटवर्ड टू इनवर्ड होगा, बाहर से भीतर की ओर होगा, या फिर उल्टा इनवर्ड टू आउटवर्ड होगा, यानी कि भीतर से बाहर की ओर होगा, जो भी होगा, लेकिन दोनों ही केस में क्या है, आई और आर के लंबवत है। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि जो डीबी की जो डायरेक्शन होगी उसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इसी फॉर्मूले को हम लोग इसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि डीबी इज इक्वल टू, देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए बड़ी चालाकी के साथ इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है। जरा इसको सॉल्व करिएगा और देखिएगा यही चीज लौट के आ रही कि नहीं। अगर इसको सॉल्व करने पे ये ऊपर वाली चीज लौट के आ जा रही तो समझ लीजिएगा सही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या यूज किया है मैंने, यहाँ पे मैंने एक नोटेशन यूज किया है, लिखा है डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल के ऊपर वेक्टर लगाया हुआ है। ठीक है, ये पहला वेक्टर हो गया, क्रॉस लगाए, ये आर कैप है। दोस्तों आर कैप क्या होगा, आर कैप किसी के ऊपर भी कैप लगाए इसका मतलब वो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, और यहां पर देखिए मैंने आर कैप लिखा हुआ, आर कैप का मतलब होता है कि लंबाई अवयव को बिंदु से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश जो वेक्टर होगा, रेखा के अनुदिश जो यूनिट वेक्टर होगा, जो एकांक सदिश होगा, उसी को बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसी का मान है आर कैप, तो ये हो गया आर कैप। ठीक, आर कैप की डायरेक्शन कैसी होगी, ये आउटवर्ड की ओर होगी। ठीक है, तो ये है आर कैप। जब आई डीएल और आर कैप का मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो देखिए क्या आएगा। आपको पता है कि जब आप ए क्रॉस बी करते हो तो कितना आता है, ए बी साइन थीटा और एन कैप आता है, और वो एन कैप की डायरेक्शन वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, वही काम यहां करना है। देखिए यहां पहला वेक्टर कौन है, आइडियल। ठीक है, और ये जो वेक्टर आइडियल है इसको एक नए नाम से जानते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, ये जो वेक्टर है आइडियल इसको एक नए नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट, धारा अवयव। ठीक है, डीएल क्या है, लेंथ एलिमेंट, और आइडियल क्या है, करंट एलिमेंट। इतनी बात समझ में आ गई। ओके, तो जब आइडियल को आर कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी साइन थीटा के अकॉर्डिंग। देखिए पहले मिलेगा ए यानी कि पहला वेक्टर, तो पहला वेक्टर का परिमाण कितना हो जाएगा, आइडियल, तो यहां पे आ गया आइडियल। फिर मल्टीप्लाई में क्या होगा दोस्तों, मल्टीप्लाई में होता है बी यानी कि दूसरा वेक्टर। यहां पे दोस्तों हमारे पास दूसरा वेक्टर क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है। जब आप एकांक सदिश का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, जब आप एकांक सदिश का परिमाण लेंगे या स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि एकांक सदिश वही सदिश होता है जिसका परिमाण 1 हो। तो भाई आइडियल को वेक्टर बी के परिमाण से, यानी ये दूसरे वेक्टर के परिमाण से मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरा वेक्टर का परिमाण है 1, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, जैसे हमने यहां देखिए आइडियल को मल्टीप्लाई किया आर कैप से। ठीक है, कितना आएगा दोस्तों, समझिएगा, यहां ए क्रॉस बी करने पे आता है ए, मतलब पहले वेक्टर का परिमाण, पहले वेक्टर का परिमाण हो गया आइडियल, फिर आएगा बी यानी दूसरे वेक्टर का परिमाण, और दोस्तों दूसरे वेक्टर का परिमाण कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इंटू में 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल जो है उसका साइन, दोनों के बीच में एंगल कितना है, कुछ भी होगा, हमने थीटा मान लिया तो थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यही तो आता है, ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू दोनों के बीच का थीटा। ठीक है, और उसका साइन ले लेंगे। ठीक, ये जो आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों साइड में होता है एन कैप। एन कैप की डायरेक्शन जो होती है, एन कैप एक ऐसी दिशा होती है जो दोनों के लंबवत होती है, और मैं आपको बोल ही चुका हूं कि बिंदु पी पर जो भी चुंबकीय क्षेत्र आएगा या तो वो बाहर से भीतर की ओर होगा या वो भीतर से बाहर की ओर होगा। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई, यानी कि इसको सॉल्व करने पे ये चीज वापस मिल जा रही है। ठीक है, तो चलिए भाई यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आइडियल को साथ में, आइडियल को मिला के करंट एलिमेंट बोलते हैं, और ये धारा अवयव क्या है, एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे हमें जो ये जो डीएल है, आप सोच रहे होंगे कि डीएल कैसे वेक्टर हो गया, डीएल तो एक दूरी ही तो है, और दूरी कभी भी मतलब सदिश राशि तो होती नहीं है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन दोस्तों ये केवल डीएल जो है उसको मापने का एक तरीका होता है, एक दिशा में ही मापन किया जाता है। ठीक है, हमेशा डीएल का मान उस सिरे से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, उस सिरे से मेजर करना शुरू करेंगे जिस सिरे से करंट प्रवेश कर रही है। फॉर एग्जांपल देखिए, करंट यहां नीचे से प्रवेश कर रही है, और जब इस वाले हिस्से पर आएगी तो पहले
इधर प्रवेश करेगी और फिर पास आउट होगी, ऊपर वाले सिरे से निकल जाएगी। इसका मतलब अगर आपको डीएल की लंबाई नापनी है तो नीचे से ऊपर की ओर नापेंगे, ऊपर से नीचे की ओर लंबाई नहीं नापेंगे, ठीक है। ये क्राइटेरिया होता है। ये डीएल जो है एक तरह से विस्थापन है, ये कोई दूरी नहीं है, ठीक है। ओके चलिए, तो आइडियल मिला के करंट एलिमेंट हो जाएगा, तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे दोस्तों एक क्वांटिटी नजर आ रही होगी, आप देख पा रहे होंगे, ये क्वांटिटी इसको बोलते हैं हम लोग म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसका बड़ा महत्व है, तो इसका मात्रक क्या होगा, इसकी विमा क्या होगी, इसकी परिभाषा वगैरह क्या बनेगी, वो सब हम लोग अभी इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो है ये क्या है, ये एक अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर -7। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मात्रक निकालना है तो बहुत ही इजी है। देखिए यहां से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को इसी तरफ रोक लीजिए, बाकी सबको उस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए। क्या होगा, ये आर स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा और आइडियल साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो जरा इसकी यूनिट लिखने की कोशिश करिए। डीबी की यूनिट कितनी होगी, डीबी की यूनिट हो सकती है, डीबी की यूनिट मात्रक हम निकाल चुके हैं। बी का मात्रक क्या निकला था दोस्तों, बी का मात्रक आया था न्यूटन अपॉन में एम्पियर इंटू मीटर, यही तो आया था ना, ठीक है। F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा से यही मात्रक निकल के आया था, ठीक है। ओके, इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं टेस्ला, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं टेस्ला, ठीक। और ये टेस्ला क्या होता है दोस्तों, MKS मात्रक होता है। MKS मात्रक, बी का MKS मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। और बी का CGS मात्रक क्या होता है, CGS मात्रक होता है गॉस, ठीक है। CGS मात्रक होता है गॉस। और दोस्तों टेस्ला और गॉस में संबंध भी होता है। क्या संबंध होता है, तो संबंध ये होता है कि एक टेस्ला इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस, ठीक है। ये संबंध होता है दोनों में, एक टेस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस। लेकिन दोस्तों हम लोग कौन सा मात्रक लेंगे, MKS मात्रक लेंगे। जब तक हमसे कहा नहीं जाएगा CGS मात्रक के बारे में हम उसको प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है। तो MKS मात्रक लेके चलते हैं। MKS मात्रक होता है टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का MKS मात्रक है टेस्ला। और टेस्ला कुछ अलग नहीं है, न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, टेस्ला बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया इसका मान। ये वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान इतना होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या बात करेंगे, म्यू नॉट का मात्रक, ठीक है। तो म्यू नॉट का मात्रक निकालना है, तो यानी यूनिट ऑफ म्यू नॉट। एक मिनट यहां देखिएगा दोस्तों, मुझे बी का मात्रक, पहले तो मैंने बी का मात्रक लिखा है, ठीक है। अब बी का मात्रक है दोस्तों, हम लोग म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मात्रक निकाल रहे थे ना, तो इसके लिए कैसे क्या करेंगे, मैंने कहा था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को यही रोकना है, बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो आर स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। जब आर स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में इंटू में आ जाएगा। तो दोस्तों डीबी की यूनिट हमने लिख ली, डीबी की यूनिट कितनी होती है, न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, ठीक है। ओके, यहाँ पे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आर स्क्वायर की यूनिट कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर की यूनिट हो जाएगी मीटर, ठीक है। आर स्क्वायर की यूनिट हो जाएगी मीटर। और इसको मैं इस तरह से लिख ले रहा हूं, न्यूटन अपॉन में लिख लिया एम्पियर इंटू में मीटर। और अब देखिए इंटू में ये अपॉन में आ जा रहा है पूरा हिस्सा, ठीक है। अपॉन में कितना आ गया, आई और डीएल और साइन थीटा। आई का यूनिट क्या होगा, आई की यूनिट होगी एम्पियर, ठीक। और डीएल की यूनिट कितनी होगी, मीटर। डीएल क्या है, लंबाई ही तो है। और साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। तो जरा इसको सॉल्व कर लिया जाए और देखिए क्या मिलेगा। दोस्तों आपको पता है कि इतने हिस्से की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेस्ला भी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 10 की पावर -7 और ये बन जाएगा टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर और अपॉन में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए भाई, तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मात्रक, ठीक है। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मात्रक ये है, मान हो गया और ये मात्रक हो गया, ठीक है। ये मात्रक जब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मात्रक ये है तो म्यू नॉट का भी मात्रक कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा, क्योंकि 4 पाई की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। ओके, तो ये तो उसका मान हो गया। इसी तरह से हम लोग उसकी विमा भी सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ये टॉपिक तो खत्म होता है, अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ओके, अगला टॉपिक जो हमारा है धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे दो नियम हम पढ़ेंगे, पहला नियम और दूसरा नियम। आप दोनों में से किसी भी नियम का यूज करके
किसी भी धारावाही चालक तार के कारण उसके चारों तरफ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, आप ये निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला नियम है उसका नाम है, पहला नियम जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए ही ये दोनों नियमों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए पहले नियम की बात करते हैं। देखिए पहले नियम पे मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए लगाया है क्योंकि ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि भाई बताइए दाएं हाथ की हथेली का नियम संख्या 1 क्या है, या फिर इसको थोड़ा सा घुमा के पूछेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछेंगे तो आपसे इस तरह से पूछ सकते हैं कि किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ की हथेली के नियम को समझाइए। तो अब आप समझ लीजिए कि धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ की हथेली का नियम संख्या 1 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको पूछ रहा है, अब इतना आपको समझना होगा। ठीक है, चलिए तो ये नियम क्या है। सबसे पहले दोस्तों देखिए दाएं हाथ की हथेली का नियम संख्या 1 क्या कहता है, कहता है कि सबसे पहले दाएं हाथ की हथेली का नियम है तो दाएं हाथ की हथेली ही यूज करेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड पाम को, दाएं हाथ की हथेली को क्या करेंगे, इस प्रकार फैलाएंगे कि अंगूठा किसकी दिशा में हो जाए, धारा की दिशा में हो जाए। यहां देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम में ये कोई चालक तार है। ठीक है, इस चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है और धारा प्रवाह की दिशा क्या है, नीचे से ऊपर की ओर। धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है तो अंगूठे को किधर रखेंगे, अंगूठे को रखेंगे हमेशा धारा की दिशा में। ठीक, और धारा नीचे से ऊपर प्रवाहित हो रही है तो अंगूठा रखेंगे ऊपर। ठीक, अब उंगलियों को उस दिशा में रखेंगे दोस्तों जिधर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। धारा अंगूठे की दिशा में धारा है तो अंगूठा ऊपर और चुंबकीय क्षेत्र निकालना है मुझे इस बिंदु पर, तो उंगलियां रखी इधर और चुंबकीय क्षेत्र धक्का देने की दिशा में होगा। ठीक है, क्योंकि दाएं हाथ का नियम यही कहता है कि यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि उंगलियां तथा अंगूठा परस्पर लंबवत हो, तब यदि अंगूठा चालक में धारा प्रवाह की दिशा को दर्शाए तथा उंगलियां उस बिंदु की ओर हो जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। ठीक है, उंगलियां उस बिंदु पर हो तब उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली से धक्का देने की दिशा में होगी। ठीक है, आइए इसको लगाता हूं मैं। सबसे पहले अंगूठे को, पहले राइट हैंड पाम को ऐसे खोल लेंगे कि उंगलियां अंगूठे के साथ 90 का एंगल बना रही हो। ठीक है, फिर अंगूठे को सेट कर देंगे धारा की दिशा में। धारा देखिए नीचे से ऊपर जा रही है, धारा की दिशा ऊपर की ओर है तो अंगूठा मेरा ऊपर की ओर है। फिर मुझे ये देखना है कि इस साइड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, फिर देखूंगा इस साइड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। जिधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी होती है उंगलियों को उधर ही रखना होता है, तो अंगूठे को तो ऊपर की ओर सेट कर दिया क्योंकि धारा ऊपर की ओर है और उंगलियां राइट हैंड साइड रहेगी जिधर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है। ठीक है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र किधर आ रहा है, अंदर की ओर आएगा यानी क्रॉस आएगा ना, तो ये हो जाएगा क्रॉस। ठीक है, अब देखिए यही राइट हैंड रूल लगाइए, अंगूठे को ऊपर रखेंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि धारा ऊपर जा रही है। अब मुझे इधर के पॉइंट्स पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, इसलिए हमारी उंगलियां इधर हो गई है। पहले इधर निकालना था तो उंगलियां इधर थी, अब इधर निकालना है। इस वाले पॉइंट्स पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है तो उंगलियां ऐसे हो गई। ठीक है, अंगूठा ऊपर, उंगलियां इधर, और देखिए चुंबकीय क्षेत्र किधर आएगा, धक्का देने की दिशा में आएगा यानी बाहर की ओर आएगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र भीतर से बाहर की ओर होता है तो चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, डॉट। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गई इसकी बात। ठीक है, ये तो हो गई इसकी बात। अब देखिए यहाँ पे ये पहला नियम तो समझ में आ गया है। अब दूसरा नियम पढ़ेंगे हम लोग, और वो दूसरा नियम जो है उसका नाम है मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच का नियम। ठीक है, मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू लॉ। तो दोस्तों ये क्या है, इसको किसने दिया था, ये भी पहली बात तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पे विस्तार बना रहा हूं क्योंकि ये भी डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके। अभी देखिए इसको दिया था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम, उन्होंने ये नियम दिया था इसलिए उनके नाम पर ये नियम को जानते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए तो मैक्सवेल ने क्या बताया, मैक्सवेल ने कहा कि अगर सपोज करिए कि आपने अपने राइट हैंड में एक स्क्रू ड्राइवर को यानी एक पेचकस को पकड़ रखा है। ठीक है, आप जब दाएं हाथ से अपने पेचकस को पकड़ते हैं और किसी पेच को कसने का प्रयास करते हैं यानी कि किसी स्क्रू को टाइट करने का प्रयास करते हैं तो आप उसको किस दिशा में घुमाते हैं, उसको आप ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, आप अपने अनुभव से खुद करके ये चीज देख सकते हैं। ठीक है, राइट हैंड में आपने एक स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस को पकड़ रखा है और पेच को कसने के लिए ऐसा घुमाना है। देखिए पेच को
ऐसा घुमाइए कि पेंच की नोक उस दिशा में बढ़े जिस दिशा में धारा की दिशा है। ठीक है, तो बस आपको यही करना है। मैक्सवेल ने अपने पेंच दक्षिणावर्त पेंच के नियम में यही कहा था कि यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार समायोजित करें, या है ना, यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार समायोजित करें जैसे हमने दाएं हाथ में कोई पेचकस यानी कि स्क्रू ड्राइवर पकड़ रखा है, तब ठीक है अपने दाएं हाथ से पेचकस को घुमाएं और इस प्रकार घुमाएं कि पेचकस के जो पेच है उसकी नोक उस दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। तब आप पेचकस को घुमाने के लिए उंगलियां जिस दिशा में घुमाएंगे चुंबकीय क्षेत्र उसी दिशा में पाया जाएगा। ठीक है, एक बार फिर समझ लेते हैं। मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच के नियम में मैक्सवेल ने यह कहा था कि यदि हम अपने दाएं हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस को पकड़ के किसी पेंच को कसने का प्रयास करें तथा पेंच की नोक इस प्रकार इस दिशा में आगे बढ़े, पेंच की नोक इस दिशा में आगे बढ़े कि जिस दिशा में धारा प्रवाह की दिशा है। ठीक है, तब क्या होगा, पेंचकस को घुमाने के लिए हमारी उंगलियां जिस दिशा में घूमेगी चुंबकीय क्षेत्र उसी दिशा में पाया जाएगा। आइए उसको लगाते हैं। देखिए धारा की दिशा है ऊपर, तो मुझे दाएं हाथ में स्क्रू ड्राइवर पकड़ना होगा, पेचकस को पकड़ना होगा और पेचकस को पकड़ने बाद इसको कैसे घुमाएं कि पेंच की नोक ऊपर जाए। हमें ऐसे घुमाएंगे तभी तो पेंच टाइट होगा, पेंच की नोक ऊपर जाएगी। अगर उल्टा घुमाऊंगा तो पेंच की नोक नीचे आएगी, है ना। और धारा की दिशा तो ऊपर है, यानी मुझे पेचकस को ऐसा घुमाना पड़ेगा, स्क्रू ड्राइवर को ऐसा घुमाना पड़ेगा कि उसकी नोक जो है, स्क्रू ड्राइवर की नोक जो है वो ऊपर की ओर भागे। तो हम इसे ऐसे घुमाएंगे और स्क्रू ड्राइवर की नोक जो होगी वो ऊपर की ओर भागेगी। ठीक है, तो इस पोजीशन में जब मैं घुमा रहा हूं तो हमारी उंगलियां देखिए इधर से निकल रही है और इधर की ओर अंदर जा रही है, इधर से बाहर निकल रही है और घूम के ऐसे अंदर जा रही है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी दोस्तों वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, होगी। अगर मान लीजिए सपोज करिए उल्टा काम कर दिया जाए, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर हो, तो क्या करना होगा, अपने दाएं हाथ में स्क्रू ड्राइवर को पकड़ेंगे और अब हमें क्या करना होगा, अब हमें स्क्रू ड्राइवर को ऐसा घुमाना है कि स्क्रू की नोक नीचे से ऊपर ना जाए बल्कि ऊपर से नीचे की ओर आए। जब आप इसको ढीला करेंगे तो ये स्क्रू की नोक ऊपर से नीचे आएगी और इस केस में क्या होगा दोस्तों, यहां से बल रेखाएं निकलेगी और इधर की ओर जाएगी। इसका मतलब यहां से बाहर निकल रही है तो यहां डॉट हो जाएगा और इधर अंदर जा रही है तो इधर क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो रहे मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच के नियम और दाएं हाथ की हथेली का नियम संख्या 1, जिसका प्रयोग करके हम किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा यह पूरा प्रोसेस 3 लोगों ने मिलकर बताया। ठीक है, ओस्टेड ने यह बताया कि किसी भी धारावाही चालक तार में जब धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, उसकी दिशा क्या होती है, ये वो नहीं बता पाए। फिर कौन आए, फिर आए बायोसेवर्ट। तो बायोसेवर्ट ने यह बताया कि धारावाही चालक तार में जब धारा प्रवाहित आप करोगे उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जैसा ओस्टेड ने कहा था। उस चुंबकीय क्षेत्र का मान किसी बिंदु पर कितना होगा यह चीज ज्ञात करना है तो क्या करना होगा, बायोसेवर्ट का नियम लगाना पड़ेगा, तो आपको उस चुंबकीय क्षेत्र का मान मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों बायोसेवर्ट भी ये नहीं बता सके कि चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा उसकी दिशा क्या होगी। ठीक है, और उसकी दिशा बताने के लिए 2 लोग आए। कौन, पहला तो दाएं हाथ की हथेली का नियम संख्या 1, पहला नियम ये आया और दूसरे मैक्सवेल का नियम आया। ये दोनों नियम ने मिलकर फिर उसकी दिशा बताई। तो दोस्तों धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसने बताया, ओस्टेड ने। ठीक है, उस चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा ये किसने बताया, ये बताया था आपको बायोसेवर्ट ने। और फिर उसके बाद उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी वो बताया आपको मैक्सवेल ने। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज के लेक्चर से जुड़े नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक कीजिए। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।